बेटा ये प्रॉपर्टीज में कुछ बता रहा था इनैंशियोमर की कि ये तकरीबन अपनी ऑलमोस्ट सारी जो है वो रेफरेंसेस में या सारे पॉइंट्स में जो है ये सेम होते हैं। जैसे इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम है, इनकी ऑलमोस्ट सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उसके बाद इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। ये जस्ट जो है वो स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंट है और ऑप्टिकल लाइट की रोटेशन में डिफरेंट होते हैं। और केमिकल सॉरी ये जो एनेंशियोमर होते हैं ये कायरल सेंटर के साथ रिएक्शन में जो है वो रेट के रिएक्शन करते हुए इनका रेट डिफरेंट होता है। ये दो चीजों में डिफरेंट है। यानी कि जब आप इनके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालेंगे तो इनमें से जो एक एनेंशियोमर होगा वो राइट को रोटेट कर देगा लाइट को एक डिफरेंट एंगल पे, और जो दूसरा एनेंशियोमर होगा वो लेफ्ट पे रोटेट कर सकता है किसी जो है वो और एंगल के ऊपर। तो ये इस प्रॉपर्टी में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑप्टिकल रोटेशन में। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि अगर आप इनका रिएक्शन करवाएं किसी कायरल सेंटर, ये खुद भी कायरल है, जब आप इनका रिएक्शन करवाएं किसी दूसरे कायरल सेंटर से तो ये उस कायरल सेंटर के साथ डिफरेंट रेट के ऊपर रिएक्ट करते हैं। कि इन दो प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज बाकी सारी प्रॉपर्टीज में ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसके बाद बेटे ये जो रेसिमिक मिक्सचर है ये भी वैसे उधर डिस्कस किया है मैंने, इसको भी आपने देखना है। रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं बेसिकली दो इनैंशियोमर डी और एल ये दोनों जब इक्वल क्वांटिटी में होते हैं तो उस वक्त जो वो मिक्सचर बन जाता है वो इनैंशियोमर वो सॉरी रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। उसमें से एक इनैंशियोमर राइट साइड पे रोटेट कर रहा होता है तो दूसरा उसी को उतने ही एंगल पे लेफ्ट पे रोटेट करता है। तो इस वजह से हमारा जो मिक्सचर है वो ओवरऑल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, हालांकि उसमें दोनों एनेंशियोमर 50-50% के साथ मौजूद हैं। तो इस तरह का जो मिक्सचर है उसे रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। उसे जो है वो ये ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। और ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है इसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनएंशियोमर इंडिविजुअली अगर आप लें उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी, ये है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन बेसिकली ये वाला मॉलिक्यूल आपका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये जो वेज्ड शेप्ड बॉन्ड है ये हमारी तरफ को आ रहा है, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, और ये जो डैश्ड है ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। बाकी ये जो स्ट्रेट प्लेन जो है वो बॉन्ड बने हुए हैं ये सारे एक ही प्लेन, यानी कि ये जो पेपर वाला प्लेन है इसके अंदर है। तो ये बेसिकली 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन है पेज के ऊपर। लेकिन अगर हमने जो है वो इसे और आसान करना है ड्रा करने में या दूसरा, तो हम उसके लिए फिर जो है वो फिशर प्रोजेक्शन जो है वो यूज करते हैं। तो इसी मॉलिक्यूल को सामने जो है वो फिशर प्रोजेक्शन में ड्रा करके जो है वो दिखाया हुआ है, ये अगर आप देखें। अच्छा, इसको ड्रा करने की कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं कि आपका ये जो कार्बन वाला जो जितनी भी चेन है वो सीधी इस तरह वर्टिकल लाइन में आनी चाहिए जैसे इसको अरेंज कर दिया गया है। हालांकि 3 डायमेंशनल जब उसकी रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें आपकी कार्बन जो है वो ये जो कार्बन की चेन है वो एक जो है वो सीधी वर्टिकल लाइन में नहीं है। तो सबसे पहला जो रूल है फिशर प्रोजेक्शन को ड्रा करने का वो ये है कि ये तीनों कार्बन एक ही वर्टिकल लाइन के अंदर, आप जितने भी हैं इसमें 3 हैं तो तीनों, और जितने मैक्सिमम कार्बन की वो जो आपकी चेन है उसको आपने वर्टिकल लाइन में लेके आना होता है। तो उसके बाद जो है वो पहला जो रूल है उसका ये है कि तीनों ये जितनी भी कार्बन चेन है ये वर्टिकल। अच्छा, उस उन कार्बन में ये जो कार्बन वर्टिकल आप अरेंज करेंगे उनके अंदर जो सबसे हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होती है उसको आपने टॉप पे रखना है। वो सबके वो जो है वो उस वर्टिकल में सबसे ऊपर वाली पोजीशन के ऊपर आनी चाहिए। जैसे आप अगर इन तीनों कार्बन को देखें तो तीनों कार्बन के अंदर ये जो कार्बन कार्बोक्सिलिक की जो कार्बन है ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हाई है, तो इसको सबसे ऊपर रखा है, और इसी तरह बाकी दूसरी कार्बन उसके नीचे अरेंज हो जाएंगी। और तीसरा जो इसको जब आप ड्रा करते हैं तो उसको जहन में रखना है कि ये चूंकि अगर आप इस वाली सेंटर वाली जो है वो फार्मूला को देखें तो इसमें ये जो ऊपर वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप्स हैं इनको ये जो डैश्ड बांड से शो किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहे हैं, ये बैकवर्ड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जबकि ये जो हॉरिजेंटल के ग्रुप्स हैं हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन ये बेटे हमारी तरफ आ रहे होते हैं, यानी कि ये प्रोजेक्ट आउटवर्ड कर रहे होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं। तो इस तरह जब हम इसको प्लेन एक लाइन में ड्रा करते हैं तो वहां पे भी इसका यही मतलब है। आपने आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक और मिथाइल ग्रुप है ये अंदर की तरफ जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये जो हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन है ये हमारी तरफ जो है वो जो है वो आ रहे हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्शन को ड्रा करने के जो है वो रूल्स हैं।
अच्छा बेटे, नेक्स्ट जो है उसके अंदर ये बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिशर प्रोजेक्शन को ड्रा करते वक्त यहाँ जो है वो फिशर प्रोजेक्शन जो आपके सामने ड्रा हुई हुई है ये लैक्टिक एसिड की, तो इसको जो है वो आपने किस तरह से कंसीडर करना है, यानी कि इसमें कौन से ग्रुप आपकी तरफ है, कौन से बैकवर्ड हैं, कैसे वर्टिकल कार्बन में आपने उसको अरेंज करना है वर्टिकल जो है वो लेंथ में, और सबसे हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को जो है वो आपने टॉप पे रखना है। तो ये कुछ रूल्स हैं। उसमें आप 90 डिग्री पे रोटेट नहीं कर सकते फिशर प्रोजेक्शन के अंदर किसी भी चीज को, ना ही आउट ऑफ प्लेन रोटेट कर सकते। आप इन द प्लेन ऑफ पेपर 180 पे रोटेट करेंगे तो फिशर प्रोजेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती, यानी कि वो वही रहती है, उसमें वो फार्मूला वो चेंज नहीं होता। कार्बन जो है ये कुछ रूल्स यही, इनको पढ़ लीजिएगा, वैसे अभी मैंने डिस्कस करवा दिए हैं। अच्छा बेटे, ये मैं पहला जो कंपाउंड है मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अगर जो है वो इसके अंदर ये वाला जो ऊपर वाला आर है ये मिथाइल है अगर, तो और साथ वाला जो आर है वो भी मिथाइल है ये वाला, और जो नीचे वाला आर है उसकी जगह पे एच है, तो ये कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन। गुड। अपनी इस रिएक्शन को समझना है कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाती है। ऑक्सीडेशन होने के बाद वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये दरमियान में ये वाला इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम ओजोनाइड कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ओजोनाइड बनता है और वो फिर आगे ब्रेक कर देता है उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को, और वो दोनों कार्बन कार्बोनिल कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन के उन दोनों कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन से लगे हुए हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपाउंड बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसी स्टार्टिंग मटेरियल में चारों आर कर दें या चारों मिथाइल ग्रुप कर दे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कोई बेटा बताए क्या बनेगा? अगर ये अल्कीन की जगह पे चारों ही मिथाइल ग्रुप हों और दरमियान में क्लीव करके आप उसे कार्बोनिल कार्बन बना दें, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 एसीटोन बनेंगे। हाँ जी, 2 मोल्स एसीटोन बनेगा। गुड। इसी तरह से आपने इसको जो है वो प्रिपेयर करना है, जहन में रख के आपने आर नहीं वहां पे मिथाइल लगा के या इथाइल लगा के आपने देखना है कि इसमें प्रोडक्ट बन क्या रहा है। चले अब हम चारों मिथाइल ग्रुप नहीं लगाते, मैं क्या करता हूँ कि मैं ये एक साइड वाले दोनों मिथाइल कर देता हूँ, ये राइट वाले सॉरी लेफ्ट वाले, और जो राइट वाले हैं ये दोनों एच कर देता हूँ। तो आप मुझे बताएं अब क्या बनेगा प्रोडक्ट? जी बेटे, अगर स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो उसमें जी सर एक तो एसीटोन बनेगा और दूसरे के मतलब जहाँ पे आर प्राइम लगा हुआ है वहां पे एच लगेगा, उसका नेम नहीं याद आ रहा। बेटे वो एल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। गुड। फॉर्म जी, तो एक मोल बन जाएगा एसीटोन और दूसरा जो मोल बनेगा वो किसका होगा? हाफ मोल, वो होगा, फॉर्मल्डिहाइड। वो फॉर्मल्डिहाइड होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन के आर क्या है आपके प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। ये नीचे वाले के ऊपर अगर आप आ जाए, ये नीचे वाला जो रिएक्शन है, ऊपर वाले में हम ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, ऊपर वाला रिएक्शन भी बेसिकली ऑक्सीडेशन है अल्कीन की, और नीचे वाला रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन है अल्कीन की। लेकिन नीचे वाला में हम उसको पहले डाइओल 1,2 जो है वो डाइओल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर आप इसकी रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करें, यानी कि ये जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे H3O पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपने वाटर के अंदर एसिड यूज किया है इसको जो है वो यहाँ से ब्रेक करने के लिए। अब जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन फिर जो है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, जो है वो नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। अगर ये दोनों आर सब्स्टिट्यूएंट है स्टार्टिंग अल्कीन के अंदर, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आप गौर करें तो वो कीटोन बन रही है। लेकिन अगर वो एक आर है और दूसरी तरफ एच है, तो वो पहले एसिड एल्डिहाइड, वो कोई एक एल्डिहाइड बनेगी और उसके बाद वो फाइनली उसी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन के अंदर वो फर्दर जो है वो, चूंकि एल्डिहाइड मोर जो है वो रिएक्टिव होते हैं,
वो आगे ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये रिएक्शन रोकना चाहते हैं सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर कि आपको सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, तो आप इस पॉइंट के ऊपर एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बजाय आप रिडक्टिव जो है वो उसका वर्कअप करते हैं, यानी कि आप रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये लाइन ऊपर लिखी भी हुई है कि डिपेंडिंग अपॉन सब्सिटेंट क्या है और आपने एंड में हाइड्रोलिसिस किस कंडीशन में की है, आपके प्रोडक्ट आपको डिफरेंट मिलेंगे। अगर आप रिडक्टिव कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय वो जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होती, वो रेजिस्टेंट होती है ऑक्सीडेशन को। ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होती इजीली। लेकिन एल्डिहाइड जैसे ही किसी रिएक्शन मीडियम में बनता है, तो अगर वो रिएक्शन कंडीशन विगरस है तो आपका फौरन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। एसिटाल्डिहाइड को बेटे कमर्शियली जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हम इस मेथड से तैयार करते हैं। ये जो मेथड जो है वो दिया हुआ है, हम इथीन की जो है वो पलाडियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, ये पलाडियम क्लोराइड जो है वो उसकी पलाडियम मेटल कैटलिस्ट के तौर पर यूज होती है, और ये जो क्यूप्रस जो है वो क्लोराइड है, ये बेटे कैटालिस्ट ऑफ कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। ये आपने पढ़ा होगा वैसे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 में। इसको प्रोमोटर भी कहते हैं, जो कैटलिस्ट की कैटेलिटिक एक्टिविटी को एनहांस करता है। पीछे कोई रिएक्शन एक जगह पे आपने पढ़ा होगा जिसमें लिंडलार कैटलिस्ट यूज करते हुए हम प्लाडियम की एक्टिविटी को हम रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग क्विनोलिन, हम उसे पॉइजन करते हैं। तो दैट इज बेसिकली हम कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो इनहिबिटर कहलाता है। जब हम उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को किसी और सब्सटेंस को यूज करते हुए इंक्रीज करते हैं तो हम उसे जो है वो क्या कहते हैं, उसे प्रमोटर कहते हैं। तो क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पे प्रमोटर है और प्लाडियम क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट है। वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम कर रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि लेबोरेटरी में आपके पोटाशियम पर मैंगनेट या फिर आप ओजोनल आइसोस O3 से यूज कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एयर को यूज करते हैं, वहां ऑक्सीजन जो है वो एक्ट करती है एज एन ऑक्सीडाइजिंग, नेचुरल ऑक्सीडेंट है ये। इस प्रोसेस को बेटे वैकर सिंथेसिस कहते हैं, या वैकर प्रोसेस है। वैकर प्रोसेस के अंदर पहले पाई कम्प्लेक्स बनता है, फिर उसको पलाडियम के साथ बाद में वाटर जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, और फाइनल जो है वो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है कुछ स्टेप के बाद। ये इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। ये पहले स्टेप में ये पाई कम्प्लेक्स बनता है पलाडियम के साथ, उसके बाद वाटर एक्ट जो है अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, उसके ऊपर जो अल्कीन वाली जो है वो कार्बन, बाद में ये कुछ रीअरेंजमेंट होने के साथ साथ जो है ये क्लोरीन जो है वो रिलीज हो जाती है और पलाडियम +2 से जो है वो 0 पर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब पलाडियम यहाँ पे उसको ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है। अब इस पलाडियम को दोबारा फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। वो जो प्रमोटर यूज किया है आपने, वो प्रमोटर क्या कर देता है, वो बेसिकली पलाडियम को 0 से जो है वो 2 तक दोबारा फिर ऑक्सीडाइज कर देता है ताकि ये दोबारा यूज हो सके इस रिएक्शन के अंदर। तो ये इस ओवरऑल इस रिएक्शन की केमिस्ट्री है। सेकंड जो मेथड है बेटे एल्डिहाइड या कीटोन की प्रिपरेशन का, वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है। और ये अगर आप यहाँ पे इसको कर लेंगे तो आपको अल्कोहल में नहीं करना पड़ेगा, या अल्कोहल में कर लेंगे तो यहाँ पे नहीं, एक ही बात है। अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी अल्कोहल ली है, हमारे पास डिफरेंट तरह के आगे कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलती है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेके उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें जो है वो कीटोन मिलती है। और जो टर्शरी अल्कोहल होती है वो बेटे रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होती है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होती। अगर आप फिर भी जो है वो उसको प्रोलॉन्ग हीटिंग करें, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के उसको आप हीट करते जाएं एक लंबे टाइम के लिए, तो वो बजाय इसके कि वो उसकी ऑक्सीडेशन हो, बेटे वो क्या होता है कि चूंकि अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो उसकी डिहाइड्रेशन होती है, वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो अल्कीन बनती है वो उस ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन के अंदर बेटे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के थ्रू वहां पे पहले डबल बॉन्ड बनता है, फिर वो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है और हमारे पास आगे कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये वैसे नॉर्मल कंडीशन में जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होते हैं। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग जारी रखते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है, पहले डबल बॉन्ड बनता है, उसके बाद जो है वही डबल बॉन्ड जो है वो क्लीव होकर, जैसे अभी पीछे ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में हो रहा था, तो हमारे पास फाइनली कार्बोनिल कंपाउंड बन जाते हैं।
तीसरा जो मेथड है इसकी प्रिपरेशन का वो पायरोलिसिस यानी कि हीट है, बेसिकली हीट की मौजूदगी में ब्रेकेज है। और वो किसकी जो है वो आपने हीट करना है और किसकी जो है वो क्लीवेज होनी है, वो बेटे ये कैल्शियम उसके साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है वो डिफरेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके जो है वो साल्ट्स हैं, जब आप उनको लेके जो है वो हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिलीज हो जाता है, और फाइनली जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट बनता है वो कोई ना कोई कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, हाइड बना देते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो कैल्शियम एसीटेट यूज करते हैं, उसका साल्ट लेकर उसको हीट करते हैं, बेसिकली ये ड्राई डिस्टिलेशन है, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं जब आप कैल्शियम एसीटेट की, तो फिर वही जो है वो ये कैल्शियम ये वाला जो है वो कैल्शियम के साथ ये 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन जो है ये रिलीज हो जाता है CaCO3 बन के, और साथ में हमारे पास ये एसीटोन बन जाता है, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आप मिक्सचर यूज कर रहे हैं कैल्शियम एसीटेट का और कैल्शियम फार्मेट का, तो हमारे पास 2 मोल्स जो है वो एसिटाल्डिहाइड के प्रोड्यूस हो जाएंगे और 2 मोल्स कैल्शियम का। इसी तरह बेटे अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम एसीटेट की बजाय कैल्शियम प्रोपियोनेट ले लें और साथ जो है वो कैल्शियम एसीटेट ले लें, तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एक के अंदर जो है ये दोनों इथाइल ग्रुप और साथ में सेंटर में कार्बोनिल कार्बन आ जाएगा, तो ये डाई इथाइल कीटोन बन जाएगी। दूसरे में ये दोनों मिथाइल ग्रुप और सेंटर में कार्बोनिल कार्बन आ जाएगी, तो हम जो है उसे डाई मिथाइल कीटोन कहते हैं। और तीसरा जो केस है उसमें एक से इथाइल आ सकता है, दूसरे से मिथाइल आ सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी। और सेंटर में कार्बोनिल कार्बन, ये 2 मोल जो है वो इथाइल मिथाइल कीटोन के, क्योंकि इसकी 2 टाइम्स पॉसिबिलिटी है, जबकि बाकी जो दोनों हैं उनकी 1 टाइम पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट हैं बेसिकली। जब आप कैल्शियम प्रोपियोनेट और कैल्शियम एसीटेट जो है इन दोनों के साल्ट को लेकर इनकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन जो है वो उनकी आप सिंथेसिस इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड कितना सक्सेसफुल है डिपेंड करता है कि आप वो मिक्सचर जो बन रहा है, जैसे ये 3 प्रोडक्ट बन रही हैं, 3 कीटोन बन रही हैं, इनकी सेपरेशन आप कर पाते हैं या नहीं। बाकी जो है वो अदरवाइज जिस अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल कीटोन जो है वो आप इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। यही वाला मेथड जो है वो बेटे ये साइक्लिक कीटोन को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आप कोई बड़ा जो है वो जैसे एडिपिक एसिड जो है उसको लेके उसको बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो है वो हीट करें, तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ बेरियम कार्बोनेट जो है वो हमारे पास 5 मेंबर साइक्लिक कीटोन बन जाती है, जो कि